फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। इस साप्ताहिक प्रोग्राम में हम एक जानी मानी हस्ती यानी पब्लिक फिगर के साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रदेश के 2 बार रह चुके मुख्यमंत्री। धूमल साहब, आपने जब प्रोफेशनल कैरियर अपना शुरू किया, वो पहले आपने LIC से शुरू किया, उसके बाद आप लेक्चरर बने कॉलेज में, फिर वहां से पॉलिटिक्स में कैसे आए आप? वास्तव में राजनीति में मेरी रुचि तो थी और एक आध इंसिडेंट ऐसा हो गया इसमें मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो आप अगर जब तक सत्ता में राजनीति में नहीं होते तब तक आप नहीं कर सकते। ये कैसा इंसिडेंट हुआ? हमारा गांव काफ़ी इंटीरियर में है और हमीरपुर से एक बस चला करती थी वहाँ के लिए। वैसे तो वो ज्वालामुखी रानीताल से आती थी जी। बस में एक चढ़ाई आती थी बारी मंदिर के पास करके। वहाँ नॉर्मली जब वहाँ पहुँचते थे तो ड्राइवर बोलता था सवारियाँ नीचे उतर जाए। तो मैं भी गर्मियों की छुट्टियों में, कॉलेज में छुट्टियाँ थी तो गांव जा रहा था, तो उन्होंने उतार दिया और वो सारा धक्का भी लगाना पड़ता था बस को, धक्का भी लगाना पड़ता। कई बार कई तीखे मोड़ होते थे वहाँ पर। तो ऊपर जाके जब फिर बैठे तो मैंने वैसे ही मजाक में कहा ड्राइवर को, मैंने कहा यार जिसके लिए पैसा खर्चते हैं वो चढ़ाई तो तुम चढ़ाते हो, बस को भी धक्का लगवाते हो जी। ड्राइवर शायद कुछ उसका मूड उखड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि ये जो फौजी आते हैं ना, इनके कारण होता है, इनका सामान ज़्यादा होता है। और मुझे बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग अधिकतर फौज में ही हैं और सचमुच में सवारियों में फौज की होती थी। आपके फादर भी शायद आर्मी में थे? आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन थे वो। तो कहीं ना कहीं वैसे उस इंसिडेंट का मेरे माइंड में साइकोलॉजिकल रहा कि कभी मौका मिले तो कोई अच्छा आदमी बने, कोई करना चाहिए। हालात बदलते गए लेकिन मन में वो रहा कि अपना कोई ऐसा हो। 84 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया तो बड़े नेता जो थे उनको तो लगा कि अब चुनाव जीतना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए जी। तो उन सब ने एक एक करके इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से। तब मुझे कहा गया कि आप चुनाव लड़ो और चुनाव लड़ा और फिर आ गया। मेरे पिताजी भी 14 वर्ष तक पंचायत के सरपंच और BDC मेंबर रहे थे रिटायरमेंट के बाद। फिर मेरे ब्रदर भी BDC मेंबर भी रहे, पंचायत के प्रधान भी रहे। मैंने उनको पूछा भाई साहब क्या आपकी इच्छा है इसमें जाने की? उन्होंने कहा नहीं यार, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो फिर पर आपने पॉलिटिक्स बिल्कुल नॉर्मल ग्राइंड से शुरू किया। आप पहले एक वर्कर बने, फिर आप ऑफिस बेरर बने, फिर बीजेपी के स्टेट के अध्यक्ष बने आप 1993 में। तो इसमें आपका कोई पॉलिटिकल मेंटर भी था इस सारी जर्नी में? नहीं, हम निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा योगदान तो ठाकुर गणपत राय हमारे पड़ोस के ही थे और मेरे भाई साहब के वो पार्टनर थे। वो संघ के स्वयंसेवक भी थे और पंजाब में वो जालंधर में रहते थे। तो 84 में जब बड़े बड़े नेता भाग रहे थे तो एक्चुअली उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नहीं लड़ना चाहते कोई, तो मैं प्रोफेसर साहब को देता हूँ, उनको लड़ाओ आप। तो इस तरह से उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा। पर कभी पॉलिटिक्स में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी शुरू में, क्योंकि कई बार लगता होगा कि इसमें तो कोई ज्यादा फ्यूचर नहीं लग रहा है या कई बार टिकट नहीं मिली किसी टाइम, तो कभी सोचा कि मैं छोड़ दूं, ये किस काम में पड़ गया हूं? नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि जब मैं पहली बार लड़ा और हारा 84 में, मुझे लगा राजनीति छोड़नी है तो हार के नहीं छोड़ूंगा, एक बार जीतना जरूर है। और इस कारण से 84 to 89 का जो पीरियड था उसमें मैं मैक्सिमम जगह घूमा, छोटे छोटे जगह जहाँ आपकी डिफीट थी उसने आपको और मोटिवेट किया पॉलिटिक्स में रहने का? उसने मुझे मोटिवेट किया और मुझे लगा कि नहीं, हार के नहीं छोड़ूंगा, एक बार जीतूंगा जरूर। और सीट काफ़ी टफ मानी जाती थी हमारी पार्टी के लिए, लेकिन ईश्वर कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से 89 में फिर मैं जीत गया। धूमल साहब, आपकी शादी कौन से साल में हुई? अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। हमने एक दूसरे को देखा ही शादी वाले दिन। 72 में मेरी शादी हुई। और जो मिसेस शीला धूमल, वो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट लेती हैं आपको? नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में, बल्कि वो सोचती है कि मैं तो गलत इस लाइन में व्यस्त इतना हो गया, लेकिन बेटे को भी बेटा भी चला गया इस तरफ को। पर एक बात है कि उनका व्यवहार जो लोगों के साथ है वो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। धूमल साहब, आप 3 बार MP बने, 3 बार MLA बने, 2 बार चीफ मिनिस्टर बने।
तो आप स्टेट पॉलिटिक्स में रहने का कैसे आपने सोचा? कभी सेंटर की खींच वहां नहीं लेके गई आपको नई दिल्ली में? मेरा मन पूरी तरह दिल्ली में ही था, राष्ट्रीय राजनीति में था। मेरा सौभाग्य था कि उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, ये हमारे नेता थे वहाँ पर, और इनके बहुत नज़दीक संपर्क में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 98 में भी जब चुनाव आए और पर चांस पार्लियामेंट के साथ ही हिमाचल की असेंबली लगभग 10 महीने पहले डिसॉल्व हो गई, तो पहले मुझे टिकट भी पार्लियामेंट का ही दिया गया। बाद में कांग्रेस वालों ने एक बयान दे दिया कि ये बिना दूल्हे की बारात है। फिर मुझे वाजपेयी साहब ने कहा कि आप लोकसभा भी लड़ लो और असेंबली भी लड़ लो, चाहे 2 असेंबली लड़ लो। तो उसमें मैंने कहा नहीं, मुझे जो भी लड़ाना है, एक चाहे लोकसभा लड़ा लो चाहे असेंबली लड़ा लो। बल्कि मजाक में मुझे कहा कि फिर ठीक है लड़ो असेंबली और 5 साल विपक्ष में रह के लाठियां खाओ। हमने कहा पार्टी के लिए जो कहोगे वो करेंगे। लड़े, संयोग से कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ समझौते के साथ सरकार ही बन गई, तो पहली बार एमएलए बने और मुख्यमंत्री हो गए। शायद बिल्कुल रेयर केस होगा शायद ऐसा। हाँ, रेयर केस ही लगता है मुझे तो, और वो भी गठबंधन में। उसके बाद फिर स्टेट पॉलिटिक्स ही फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई। एक्चुअली संधू साहब, मैंने कभी जिंदगी में टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। इतने चुनाव लड़ा हूं पार्टी में ही, जहां कहा मुझे, जब असेंबली कहा तो असेंबली लड़ा, पार्लियामेंट कहा तो पार्लियामेंट लड़ा। जैसे 2007 में हमीरपुर का बाई इलेक्शन आ गया, तो उसमें मैं बड़ा निश्चिंत था क्योंकि 6 महीने बाद हमारे असेंबली चुनाव होने वाले थे। मैं प्रतिपक्ष का नेता था यहाँ पे, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। जब टिकट का डिसाइड हो रहा था तब और नामों पे चर्चा होती रही, लेकिन लोग कहते रहे कि सीट जीतना जरूरी है, शांता जी लड़े हैं, धूमल जी लड़े हैं, ऐसे चलती रही बात। तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी हूँ विधानसभा में। अचानक वाजपेयी साहब ने कहा कि अगर हिमाचल में सरकार बनानी है तो हमीरपुर बाई इलेक्शन जीतना जरूरी है, और अगर हमीरपुर जीतना है तो धूमल जी का लड़ना जरूरी है। धूमल जी आप लड़ो, जीतो और फिर सरकार भी बनाओ। इस पर तुरंत पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और सुषमा जी ने कहा इफ दिस इज द पैकेज वी हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं प्रोटेस्ट करता रहा, मैं कहता रहा कि नहीं, मैं अब 6 महीने में असेंबली होने वाले, उनका उस टाइम पे देख लेंगे। और फिर मुझे उसके साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी खत्म हो गई और कहा आप लड़िए, जाके लड़े। लड़ा, लोगों ने जिता दिया और बाद में सरकार बन गई। जी प्रेम कुमार जी, हिमाचल को एक बड़ा बैकवर्ड सा स्टेट माना जाता था और अब 2 बार गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिल गया है हिमाचल को। ये सब कैसे, ये ट्रांजिशन कैसे हुई? मैं मानता हूं हिमाचल प्रदेश को जब से अवसर मिला एक छोटा सा अलग राज्य बनने का, और कुछ एरिया जब पंजाब का इसमें साथ मिला आकर, तो संभावनाएं बढ़ी। और यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसने हमेशा विकास का मुद्दा सामने रखा, विकास के लिए काम किया। यहाँ की आबादी कम और अधिकतर लोग सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में हैं, आर्मी में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में हो। तो अगर कोई छोटे से पद पे भी काम करता है तो अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, उसने शिक्षा के प्रति ध्यान रखा। और बहुत बड़ा योगदान इसमें मैं मानता हूं जो भूतपूर्व सैनिक हैं। लोगों ने बिना किसी कॉम्पनसेशन के ज़मीन दी। साधारणतः जहाँ से रास्ता जाता था उसी रास्ते में से वो सड़क लोगों ने अपने स्वेच्छा से और अपना लेबर कंट्रीब्यूशन करके कर दिया। हर घर से, मुझे अब भी याद है, मैं स्कूल जाता था छोटा सा, तो 15 दिहाड़ी लगानी पड़ती थी सड़क पे। हर व्यक्ति, गांव के हर घर से एक आदमी जाके काम करता था। तो लगभग वो 25 किलोमीटर सड़क बनी। आपको किसी टाइम में सड़क वाला चीफ मिनिस्टर भी कहते थे शायद? जी, जब ईश्वर ने मौका दिया और हिमाचल की जनता ने, तो हमने जो प्रायोरिटीज किया अपने काम को, वो किया सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। हर गांव सड़क से जुड़े, हर बच्चा जो पैदा होता है उसको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी जाए और हर नागरिक स्वस्थ रहे, और अगर बीमार होता है तो तुरंत उसके इलाज का प्राप्त। ये आपका शायद मोटो है? हमारा मोटो ये ध्येय वाक्य हमने कहा। पिछली बार था सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस बार हमने उसमें जोड़ा स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान। फिर जब आदमी पढ़ा लिखा भी है, स्वस्थ भी है, सेल्फ डिपेंडेंट भी हो चुका है, रोजगार में लग चुका है, तो गांव भी सड़क से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसमें आता है स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। और जब आत्मनिर्भर भी है
तो वो हिमालय की तरह स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा कर, प्राइड, ही फील्स प्राइड इन हिमसेल्फ। वो हम चाहते हैं, हमारा टारगेट ये है कि हर हिमाचली हिमालय की तरह सिर ऊंचा करके जिए। मुझे याद है कई साल पहले, 30-40 साल पहले, जो हिमाचल के लोग थे इनको शायद मजाक करते थे पंजाब में लोग कि ये पहाड़िए हैं, इनको क्या आता है, इनके पास क्या है। लेकिन वही अब हिमाचल जो है वो एक एग्जाम्पल बन गया एजुकेशन की फील्ड में पर्टिकुलरली। तो अब व्हाट इज द लिटरेसी लेवल ऑफ हिमाचल? शायद केरला से भी आगे हो गई है। हाँ जी, अभी जनगणना फिर शुरू हो गई है, लेटेस्ट फिगर्स तो आएंगे, लेकिन 87% से ज़्यादा हो चुके थे। ड्रॉप आउट रेट जो हमारा है वो 0.01% है। तो हर तरह से एजुकेशन की फैसिलिटीज मिलने के कारण, और केवल पहले तो स्कूल एजुकेशन का, कॉलेज एजुकेशन का, तो हर लेवल के एजुकेशन में भी हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। विशेष करके इस टर्म में हम सफल हुए हैं हिमाचल प्रदेश में एक IIT स्थापित करने में, जिसका एडमिशन भी इस साल यहाँ हो गया है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ शुरू हो गई है। एक सारे देश में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए ऑफर किया भारत सरकार ने, जब हम सत्ता में उसी में, तो उन्होंने 58 करोड़ रुपये मांगा और लैंड और बिल्डिंग्स मांगी, तो हमने सारा ऑफर कर दिया। और गवर्नमेंट सेक्टर में वो सबसे पहला निफ्ट भी हमने यहाँ चला के उसका काम पिछले साल से क्लासेस शुरू हो गई हैं। जो बच्चे हिमाचल के कभी बेंगलोर और मुंबई जाते थे एडमिशन लेने के लिए, आज मुंबई और बेंगलोर के बच्चे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के लिए। तो मेडिकल कॉलेजेस का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, डेंटल कॉलेजेस, अनेकों। लेकिन धूमल साहब, यहाँ पे एक आपकी सरकार की क्रिटिसिज्म भी है। लोग कहते हैं कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ये इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, और इनके प्रॉपर नॉर्म्स ही नहीं बने और ऐसे ही यूनिवर्सिटीज को अलाउ किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने। मैं कहूँगा अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी उनकी, वरना जमाने भर को समझाने हम कहाँ कहाँ जाते। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, पहला कंसेप्ट जो किसी के माइंड में अगर ये बात है कि इसके कारण हमारी यूनिवर्सिटी को फर्क पड़ रहा है, तो बिल्कुल गलत है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। हिमाचल के कॉलेज अब भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ ही एफिलेटेड है, संबंध है। इसलिए कोई कॉलेज उनके साथ एफिलेट नहीं होगा, कोई एफिलेशन फी कम नहीं होगी, कोई वो और कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उनका रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज अपनी होंगी। और उसमें जो हमारे बच्चे कैपिटेशन फी दे के, कोई महाराष्ट्र पढ़ने के लिए जा रहा था, कोई कर्नाटक जा रहा था, कोई चेन्नई लोग जाते थे, हमारे बहुत सारे जो प्रदेश से बाहर जाते थे, आज वो यहाँ उनको तो एडमिशन एडिशनल फैसिलिटी विद इन द स्टेट क्रिएट हो गई, विद इन द स्टेट और विदाउट एनी एक्सपेंडिचर टू देम। हमने सीट्स रिजर्व कराई हर डिसिप्लिन में हिमाचल के बच्चों के लिए, और फीस पे भी कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी कमेटी बनाई है। हमारे यहाँ बीएड के केवल 2 कॉलेज थे, एक यूनिवर्सिटी के पास, एक धर्मशाला में गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज। 200-300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल बीएड नहीं कर पाते थे। एक इंसिडेंट हुआ पिछली हमारी टर्म में, 2 भाई बहन जम्मू में एडमिशन लेके वहाँ बीएड करने जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ, दोनों की डेथ हो गई। हमारी नौजवान बेटियां श्रीनगर में टेररिज्म के दिनों में वहां भी जाके बीएड करती थी, एडमिशन ले लेते थे। इसके कारण जब मैं उनके घर अफसोस करने गया तो मुझे उन्होंने, उनके माँ बाप ने कहा कि ये क्या हमारे बच्चों को शिक्षा यहाँ नहीं मिल सकती थी। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को कहा कि हम क्यों नहीं बीएड कॉलेज यहाँ कर सकते हैं। हमने तो 24 बीएड कॉलेज खोले जो सफिशिएंट थे स्टेट के उस हिसाब से। बाद में कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने 72 कर दिए। पर धूमल साहब, आपने रोड एक्सीडेंट की बात की। हिमाचल के स्टेट का अपना रोड एक्सीडेंट का जो रेट है वो आई थिंक इट इज वेरी हाई। सो आर यू डूइंग एनीथिंग इसको जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनका इंसिडेंट्स कम हो सके? निश्चित तौर पर पहाड़ी राज्य होने के कारण और शार्प कट्स होते हैं, कई बार चढ़ाई का होता है, और अधिकतर बाहरली स्टेट से जो आते हैं गाड़ियां, जो ड्राइवर जिनको पहाड़ में ड्राइव करने का आइडिया नहीं होता, उसके कारण होता है। और मैंने पर धूमल साहब माफ कीजिए, मैं बीच में काट रहा हूँ, ज्यादा एक्सीडेंट्स आपकी अपनी स्टेट की बसेस के हो रहे हैं? स्टेट की बसेस के भी होते हैं, लेकिन बाहर के भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमारे बसेस के भी, हमने जो डेंजर पॉइंट्स जो हैं जहाँ रिस्की हैं